तो हेलो एवरीवन। नया टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ज़्यादातर बच्चे रिफ्लेक्शन जान जाते हैं। रिफ्रैक्शन के बारे में उनको डाउट आता है, तो रिफ्रैक्शन के बारे में आज हम जानेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या है? तो टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन। जब वो दूसरे मीडियम में लाइट एंट्री मारती है तो कुछ चेंज आता है, उसका पाथ जो है चेंज होता है। जब मीडियम उसका चेंज होगा तो दैट मीन्स कि मीडियम की वैल्यू कुछ ना कुछ है। यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, इसकी 1 से ज़्यादा ही होगी, 1.5। पहला केस है कि अगर लाइट को आप नॉर्मल गिराओगे तो कोई ऑब्जर्वेशन आपको नजर नहीं आएगा, लाइट सीधी सीधी चली जाएगी। ऑब्लिक एंगल से गिरना चाहिए, इस नॉर्मल से थोड़ा सा एंगल होना चाहिए, तभी आपको ऑब्जर्वेशन नजर आएंगी। जैसे इस वाले केस में आप किसी एक एंगल से लाइट को गिराते हो। अब अगर आप देखो नॉर्मल, ये इंसिडेंट, अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी वो डेंसर मीडियम के होने की वजह से अंदर की तरफ बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपका एंगल है इंसिडेंट, ये है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इस वाले एंगल को आर लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, नजर आए तुम लोगों को, आर। तो जो इंसिडेंट एंगल है वो बराबर नहीं है रिफ्लेक्टेड एंगल के। अब यहाँ पे देखा जाए तो जिस तरफ हवा है या मीडियम का वैल्यू कम है उसका एंगल ज्यादा है रिफ्लेक्टेड एंगल से। तो इस वाले केस में जो इक्वलिटी का रूल फॉलो होता है वो होता है आपका कि सारे के सारे जो एंगल हैं वो तभी बराबर होंगे जब आप एक स्नेल्स लॉ अप्लाई करके चीजें लिखते हो। ठीक है ना? स्नेल्स लॉ आपने सुना होगा। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि μ1 साइन एंगल नंबर 1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल, दूसरे का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसका एंगल आपस में बराबर होगा, मल्टीप्लाई उसका, तभी ये बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं बराबर होगा। मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थीटा बराबर मल्टीप्लाई करो। इस फ्रैक्शन के बारे में अगर हम ध्यान से सोचें, क्यों हो रही है लाइट रिफ्रैक्ट, क्यों अपने ट्रैक से चेंज हो रही है। पहला केस अगर ऐसा मानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कुछ नहीं है, ये 1 है और यहाँ भी 1 ही है, तो जब लाइट आप डालोगे तो जिस एंगल से डाला उसी एंगल से सीधा सीधा पास आउट हो जाएगी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एग्जैक्ट बराबर होगा। तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जो है इसके लाइट की चेंजेस में या वेलोसिटी में, इसके पाथ में कुछ बदलाव लाता है, चेंज लाता है। ठीक है ना? कहने का मतलब जब आप मीडियम चेंज करते हो तो लाइट में कुछ चेंज आता होगा। तो लाइट में क्या चीज चेंज हो सकती है? तो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज डिपेंड ऑन सोर्स। तो भाई ये तो चेंज नहीं होता, डिपेंड ऑन सोर्स। तो क्या चीज चेंज होती होगी? लैम्डा चेंज होता होगा। तो अगर हम बात करें कि रिफ्रैक्शन के लिए जो मेनली है रिस्पॉन्सिबल वो कौन है, तो वो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दूसरा जो डिपेंड करता होगा वो होगा वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तीसरा डिपेंड करने वाला सबसे मेन फैक्टर है टेम्परेचर। अब जिनको ये समझ नहीं आया कि टेम्परेचर से कैसे होता है, तो उन्होंने वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा होगा। लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई टी। तो लैम्डा के इन्वर्सली होता है टेम्परेचर। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आएंगे। और म्यू की वैल्यू बात करो तो वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो यहाँ पे लाइट की जो इनिशियल रिफ्लेक्टिव वेवलेंथ है मैंने लैम्डा नॉट लिख दिया, और मीडियम में ये चेंज हो जाएगा, हर बारी ये डिक्रीज हो जाता है। तो लैम्डा जो है इन्वर्सली है म्यू के। तो इसका मतलब है अगर लैम्डा देखा जाए तो टेम्परेचर के भी इन्वर्सली है, तो म्यू जो है डायरेक्टली है टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाओ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा। तो ये वाली बात आपको समझ आई। डायग्राम में मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, स्नेल्स लॉ लिख दिया मैंने। क्या चीज है जो आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम ध्यान रखोगे, बड़ा जरूरी पॉइंट है। तो भाई सबसे बड़ी बात है कि जब आप चलो एक एयर से लाइट को डालते हो, तो जैसे ही लाइट आपने डाली तो नॉर्मल के साथ वाला जो एंगल होता है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। नॉर्मल के साथ वाले को इंसिडेंट एंगल बोलेंगे।
फिर उसके बाद जब वो दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी तो उसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे। तो अगर मीडियम यहाँ का हवा है और यहाँ वाला भी मीडियम एयर है, दोनों एयर है, तो जब लाइट सेम मीडियम से निकलेगी तो वो एंगल एग्जैक्ट बराबर होंगे। ये पॉइंट सेम मीडियम है तो अंदर का जो एंगल है रिफ्लेक्टेड और यहाँ से इसका जो इंसिडेंट होगा इस वाली सरफेस का, वो भी आपस में बराबर होंगे। ये न्यूमेरिकल में आपको बड़ा यूजफुल लगेगा, आपको जब यूज करोगे तो न्यूमेरिकल आसानी से समझ आएगा। को ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये इमरजेंट होगा। अब इसमें नोटिस करने वाला है ये एंगल, तो ये एंगल ऑफ डिविएशन है कि कितना पाथ से अपना डिस्ट्रैक्ट हुआ। अब अगर मैथ की थोड़ी सी बेसिक रूल लगाओ तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ यहाँ से यहाँ तक, और ये तो आपस में बराबर हैं। तो आई एंगल जो है वो दो लोगों का सम है, रिफ्लेक्टेड एंगल का सम और एंगल ऑफ डिविएशन का। तो एक रिलेशन आपको ये भी बड़ा यूजफुल लगेगा, ठीक है, इसको भी हम यूज करेंगे। एंगल ऑफ डिविएशन वो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे से हमारी एक इमेजिनरी एक लाइन जो सीधी जानी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे देखो एंगल कितना आ जाएगा, आई को अगर आप माइनस कर देते हो रिफ्लेक्टेड एंगल, आई से अगर आप रिफ्लेक्टेड माइनस कर दो तो एंगल ऑफ डिविएशन आ जाएगा। काम में देखो मैंने एक लाइन को सीधा एक्सटेंड किया, फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाया, इस लाइन का नाम दे देता हूँ परपेंडिकुलर वाले को ए बी। तो इस ए बी लाइन की जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं डी, इसको हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। तो ये है हमारा लेटरल शिफ्ट। क्वेश्चन में कभी कभार पूछेंगे कि बताओ कितना लेटरल शिफ्ट हुआ, यानी डिस्टेंस वाइज। एंगल वाइज पूछा जाए तो डिविएशन बोला जाता है, साइड वाइज पूछ ले तो लेटरल शिफ्ट बोला जाता है। तो इसको निकालने का तरीका चलो सीखते हैं। आपने कुछ नहीं, स्नेल्स लॉ लगाना स्टार्ट करो। साइन इंसिडेंट, हवा है बाहर तो 1, यहाँ का म्यू ले लेते हैं, तो 1 इंटू साइन और इंसिडेंट इज इक्वल टू फिर म्यू साइन रिफ्लेक्टेड। तो आपको यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी, साइन इंसिडेंट डिवाइडेड बाय म्यू इज इक्वल टू साइन रिफ्लेक्टेड एंगल, हमारे पास ये चीज आई। अब इस वाले में पाइथागोरस लगाएंगे। ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये इतना, इसका नाम दे देते हैं ए और बी यहाँ दे दिया, सी इसका नाम दे दो, डी यहाँ पे दे देते हैं इस पॉइंट को 90 डिग्री। और एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी, ए सी और डी, ये ट्राइंगल आ गया। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएंगे, हमें बेस मालूम है, बेस मालूम है तो हम हाइपोटेन्यूस निकालेंगे ताकि इस ट्राइंगल तक पहुंच सके। हाइपोटेन्यूस और बेस का रिलेशन तो कॉस आ जाएगा, कॉस रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपना टी है, हाइपोटेन्यूस हमें नहीं मालूम, उसकी वैल्यू लिख लेते हैं ए सी। तो ए सी की वैल्यू आपको आ गई टी अपॉन कॉस आर, ये चीज आ गई। अब हमें ये डाटा यूज करना है अगले ट्राइंगल में। तो एक ट्राइंगल है अपना ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। इस वाले ट्राइंगल में हमें डी निकालना है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस, तो ऐसा रिलेशन साइन देता है, तो साइन डिविएशन एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है यहाँ पे डी, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है ए सी। ए सी अभी हमने निकाला है, साइन डिविएशन एंगल इज इक्वल टू डी अपॉन ए सी, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन के साथ आ गया ए सी मल्टीप्लाई में, ए सी की वैल्यू आपने यहाँ निकाली है टी अपॉन कॉस आर इज इक्वल टू डी। अब ये आपका आ जाएगा, और साइन डिविएशन एंगल को भी आप जानते हो, उसको हम लिखेंगे साइन इंसिडेंट माइनस रिफ्लेक्टेड एंगल, फिर उसके बाद ये आ गया टी अपॉन कॉस आर। तो ये आप डिविएशन वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। इसको और भी मॉडिफाई किया जा सकता है, जैसे इस डाटा को यूज करके। तो यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की जो विड्थ है ये हमने डी ले ली है। इसको कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको सीखते हैं ट्राइंगल्स के ट्रिक से, ठीक है ना। तो ये देखो एंगल लग रहा है यहाँ पे, ये डेल्टा, तो हम tan की टर्म्स में इसको लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। ट्रिक है याद करने की, tan की टर्म्स में क्या होता है, साइन और नीचे कॉस होता है, तो ऐसे आप लिख दो, साइन और कॉस लिख दो। तो साइन और ये डिविएशन एंगल, डिविएशन एंगल का जो अभी पीछे हमने बताया कि वो होता है आई माइनस आर, और नीचे लिखूंगा मैं कॉस, तो यहाँ लिख दूंगा कॉस, लेकिन किसकी टर्म्स में, तो आर की टर्म्स में, क्योंकि आपको आर की वैल्यू निकल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये आ जाएगा टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाय कॉस आर।
अगर इसको सबको पूरी की पूरी टर्म को आप आई की टर्म्स में लिखना चाहते हो तो उसको भी सेम इसी फंडे से लिखते हैं। फिर से मैं tan की फॉर्म में ऐसे साइन कॉस की फॉर्म में लिख दूंगा, तो t इंटू साइन इंसिडेंट, टी लगा दिया, सेम साइन इंसिडेंट ब्रैकेट, नीचे अब क्या आएगा यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है नीचे, इस तरफ देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं हम अपने को कॉस इंसिडेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट म्यू का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंसिडेंट। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे, अगर मैं डिविएशन का ट्रिक क्या है, टी इंटू साइन इंसिडेंट, साइन अपान कॉस की टर्म्स में, तो वही देखो यहाँ पे ये वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट कट जाएगा, साइन कॉस हट गया, अगर 1 1 हुआ तो लाइट सीधी चली जाएगी, 1 माइनस 1 0, तो ये जीरो से कोई डिविएशन या कोई लेटरल शिफ्ट नहीं शो करेगा। तो ये दो हैं जो आपको इस तरह से फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। एक इंसिडेंट में लिखना सिखा दिया, साइन और कॉस का एक तरह से स्क्वायर में है, यहाँ पे रूट है, थोड़ा सा इमेजिन करना हो जाएगा। डेप्थ वगैरह, वर्चुअल डेप्थ वगैरह का कंसेप्ट भी आता है। मान लो सिक्का यहाँ पे है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ है, तो ये कॉइन है, तो इसकी जो लाइट निकलेगी आपको नॉर्मली छोड़ के यहाँ पे कोई एक एंगल ले लेना है, किसी एक लेटरल एंगल पे, ऑब्लिक सिंपल एंगल पे गिराना है, तो इस तरह से गिरी और ये इस तरह से बेंड हो जाएगी, आंखें समझ लो यहाँ पे है। तो अब इसको कहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा सिक्का, थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठ गया, तो अगर इसकी जो एक्चुअल विड्थ मतलब डेप्थ है वो डी ले लेता हूँ, तो ऊपर कितना दिखाई पड़ रहा है, अभी मुझे दिखाई पड़ रहा है एच पे, तो ये जो बीच का आया इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट, एक्स ले लेता हूँ, तो नॉर्मल शिफ्ट कुछ और नहीं डी माइनस एच है, डी माइनस एच नॉर्मल है, और डी आपका रियल डेप्थ है, तो वर्चुअल कैसे निकलेगा, वर्चुअल निकलेगा जो भी डी है उसको म्यू से डिवाइड करके, डी बाई म्यू, तो ये आपका नॉर्मल शिफ्ट आ जाएगा, और ये चीज जो है इसको वर्चुअल डेप्थ बोलते हैं, यानी कि ये कितना आया। ये वाला केस आपको समझना है। और जो केस आता है इसमें कि बर्ड जैसे मान लो बाहर है, मछली थोड़ा ऊपर है, तो उसको पकड़ने के वाले केस, ये फिश आ गई, फिश आ गई यहाँ पे वाटर के अंदर, और यहाँ पे एक बर्ड है, तो ये इसकी हाइट जो है एक्चुअल में जो है एच है, और ये जो डेप्थ है वो डी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू दिया हुआ है। तो पहला केस आएगा, इस मछली ने इसको कितनी हाइट पे बर्ड को देखना है, तो बताना है कि हाइट जो ऑब्जर्व किया है, हाइट ऑब्जर्व बाय फिश, किसका, ऑफ बर्ड, बर्ड का, तो उस केस में हमें क्या करना है, इस तरह के सवाल में हाइट ऑफ बर्ड कितना ऑब्जर्व किया फिश ने, ऐसे सवाल आएगा, तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं लगाना आपको, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। जैसे अब जो भी चीज कोई चीज देखना चाहता है उससे लाइट आपको निकालनी है, तो अब इसको बर्ड को ठीक है ना, अगर इस मछली ने देखना है इस बर्ड को, तो उसको ऐसे इमेजिन होगा कि ये तो बहुत ऊपर है, कैसे, इस वाली डॉट को ऊपर ले जाओ तो आपको ऐसे नजर आएगा, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है वो उसी में ऐड हो गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, जो मछली ने ऑब्जर्व किया है, रियल जो हाइट वो कितना है, जो भी एच है उसके साथ म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा हवा में बर्ड का, क्योंकि देखो वो ऊपर चीज चली गई थी, किसकी वजह से, म्यू की वजह से, प्लस मछली का जो है, ठीक है ना। अब उल्टा केस आ जाए, बर्ड ने कितना ऑब्जर्व किया, अगर बर्ड का ऑब्जर्वेशन आ जाएगा तो अब की बार उल्टा, तो x इज इक्वल टू, इस केस में आपको h बिल्कुल नॉर्मल लिखना है, प्लस मछली के केस में वो तो ऊपर आई होगी तो वो आपने लिखना है d बाई म्यू। ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। अब ये वेलोसिटी वाले भी केस बन सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो इसकी वेलोसिटी के बारे में बात कर लेगा कि ये 4 से नीचे आ रहा है, ये मछली जो है 2 से ऊपर की तरफ जा रही है, 2 से, तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट दोनों को ऐड, फिर उसके बाद इस वाले की वेलोसिटी बढ़ी और इस वाले की घट जाएगी, सेम टू सेम ऐसे ही। तो मैं अब वेलोसिटी का केस करके दिखाता हूँ। वेलोसिटी वाले केस, ये बर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड, ये पानी आ गया, फेस आ गई, अब ये ऊपर की तरफ जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड,
तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का ऐड हो जाएगा, वी रिलेटिव दोनों का ऐड हो जाएगा, लेकिन कितना, क्योंकि पानी का है, कुछ ऑब्जर्वेशन उनको भी देखना है। अब देख कौन रहा है, मान लो ये ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्वर है। पहले ये बात देख लेना कि देखना कौन चाहता है, फिश देखना चाहती है कि बर्ड कितनी तेजी से उसकी तरफ आ रही है, तो उस केस में म्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो भी वाटर का होगा प्लस इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, ठीक है ना। ये वाला केस है कि जब मछली ऑब्जर्वर है। दूसरा, अगर मान लो बर्ड ऑब्जर्वर बन जाएगा, ऑब्जर्वर बना, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड ही होगी, बट अब की बार 4 सिंपल रहेगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय म्यू, इसको कम लगेगी, तो म्यू से जो है डिवाइड करके आपका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर बताएं, कमेंट करते रहें, ठीक है। कमेंट करेंगे प्रॉपर तो मैं और आपको अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर पाऊंगा, जो भी आपका कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होगा इजी करने की कोशिश करेंगे हम लोग।